हेलो दोस्तों, मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं आपका करंट मुद्दे चैनल पे। हम टॉप 100 रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखते हैं कि और क्या क्या आ सकता है इसमें। आप एक बार इस पूरे 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिए, आपका ऑलमोस्ट हिस्ट्री अपने आप कंप्लीट हो जाएगा और क्या हो जाएगी, इसके साथ आपकी रिविज़न भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, द प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज पार्टीशन्ड इनटू टू पार्ट्स इन 1905 बाय। मतलब कह रहा है कि जो बंगाल या बंगाल का जो विभाजन हुआ था दो भागों में 1905 में, वो किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था, इसका आंसर ऑलमोस्ट सबको पता है। ये किसके द्वारा किया गया था, ये जो हमारे लॉर्ड कर्जन थे उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि और क्या क्या यहाँ से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ अराइज ये होता है कि जैसे बंगाल पार्टीशन है, ये था क्या एक्चुअल में, क्या हुआ था यहाँ पर देखो क्या था कि जो जो ये बंगाल प्रेसिडेंसी है या जो बंगाल हमारा जो पूरा बंगाल रीजन था, इसका क्या करा गया था, दोबारा से इसकी टेरिटरी को रीऑर्गेनाइज करा गया था। इसको क्या करा गया था, दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, जिसमें से पहला जो पार्ट था वो क्या था, मुस्लिम रीजन था, और एक जो दूसरा पार्ट था वो क्या था, हिंदू रीजन था। ठीक है, तो जो बंगाल का ईस्टर्न वाला रीजन है वो क्या है, वो मुस्लिम था, जिसको हम मुस्लिम ईस्टर्न भी कहते हैं, या जो बंगाल का वेस्टर्न वाला पार्ट था उसे हम हिंदू वेस्टर्न भी कहते हैं। यानी क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा जो बंगाल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, ईस्टर्न और ईस्टर्न में मुस्लिम लोग थे और वेस्टर्न में हिंदू लोग थे। ठीक है, तो ये जो बंगाल पार्टीशन जो एक्ट आया था वो इम्प्लीमेंट हो गया था कौन सी डेट में, 16 अक्टूबर 1905 में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था, ये 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही 2-3 क्वेश्चन आगे बनने के चांस रहते हैं, जैसे ये 1905 वाला पूछा जा सकता है। अभी हाल ही के एनटीपीसी वाले पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा था ये कि कौन से सन में, 1905 में ये हुआ था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये जो बंगाल पार्टीशन का रीज़न क्या था। जो हमारी ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने जो हमें रीज़न बताया था वो ये बताया था कि बंगाल जो है एक बहुत बड़ा क्या है, पॉलिटिकल यूनिट है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है। इसको एक सिंगल यूनिट की तरह चला पाना बहुत ज़्यादा क्या है, प्रॉब्लम आती है उसको सिंगल यूनिट की तरह चलाने में। तो उन्होंने क्या कहा था कि हम बंगाल को एफिशिएंटली तरीके से चलाने के लिए हम उसका क्या कर देंगे, पार्टीशन कर देंगे। पार्टीशन की एक ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत बड़ा रीज़न है। लेकिन जो रियल रीज़न बताया जाता है वो रियल रीज़न ये था कि ये क्या थी, ड्राइव अ वेज। कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे एक चाकू होती है ना, चाकू की दो साइड होती है और बीच में क्या होती है, धार होती है। कहने का मतलब क्या होती है कि दो चीज़ों के बीच में क्या बना देना, भेदभाव कर देना, या दो चीज़ों के बीच में क्या कर देना, एक बाउंड्री क्रिएट कर देना, एक सेपरेशन क्रिएट कर देना। तो ये अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एक सेपरेशन क्रिएट करने के लिए इस तरीके का क्या करा था, टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन करा था और बंगाल को दो पार्ट में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। ठीक, अब इसके अंदर कुछ और फैक्ट्स हम देखते हैं कि जैसे डिवाइड करने के बाद हुआ क्या था। डिवाइड जैसे ही इसको डिवाइड कर दिया गया था, जो हिंदू थे वो क्या करने लगे, कंप्लेंट करने लगे कि भाई अगर आप इस तरीके से डिवाइड करोगे तो हम लोग क्या आगे चलकर क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटी में आ जाएंगे। और लोगों को साफ साफ ये दिखने लग गया था कि ये क्या है, ये एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। ठीक है, और हिंदी में इसको बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। बंग भंग क्या था, बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड करना ही क्या कहलाता है, बंग भंग कहलाता है, या ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का क्या था, एक हिस्सा था। अब क्या था कि जो बंगाली लोग थे काफ़ी ज़्यादा भड़क उठे थे इस चीज़ को लेकर। तो जो बंगाली सेंटिमेंट्स या उनको शांत करने के लिए दोबारा से लॉर्ड हार्डिंग आते हैं और वो क्या करते हैं, वो 1911 में क्या करते हैं, इसको वापस ले लेते हैं और बंगाल को क्या कर देते हैं, दोबारा से क्या करते हैं, रीयूनाइट कर देते हैं। किसके रिस्पॉन्स में, स्वदेशी मूवमेंट रियोट्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्वदेशी मूवमेंट को लेकर रियोट्स चल रहे थे और बंगाली लोग पहले से ही बंगाल विभाजन के चक्कर में भड़के हुए थे। तो उनके सेंटिमेंट्स उनको शांत करने के लिए लॉर्ड हार्डिंग क्या करते हैं, 1911 में बंगाल को दोबारा क्या कर देते हैं, रीयूनाइट कर देते हैं। क्लियर है। अब अगर हम लॉर्ड कर्जन के बारे में बात करें तो लॉर्ड कर्जन के बारे में ज़्यादा कुछ इतना उनके टाइम में फेमस हुआ नहीं। एक यही बंगाल जो पार्टीशन था ये काफ़ी ज़्यादा फेमस था। उसके बाद दो एक्ट अगर हम देखें ये थोड़ा फेमस है, इसको जानते हैं क्या है। एक एक्ट आया था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट
1904 में। तो ये पूछा जा सकता है कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट किसके टाइम पर आया था? लॉर्ड कर्जन के टाइम पर आया था। उसके बाद क्या आया था? एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। और क्या आया था? एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, जो कब आया था? 1904 में आया था। तो ये जो दोनों एक्ट थे ये किसके टाइम पर आए थे? लॉर्ड कर्जन के टाइम पर आए थे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हु बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1773। मतलब 1773 में पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे? तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि पहला गवर्नर कौन था, पहला गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, या फिर पहला वॉइसरॉय कौन था। ये सारी चीज़ें आपको तो पता होनी चाहिए क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि ये हमारे एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। तो जो पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773 में कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग बने थे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में हम कुछ फैक्ट्स जानते हैं कि क्या चीज़ थी ये। तो सबसे पहला जो फैक्ट है इसको हम कहते हैं कि ये इन्होंने क्या करा था, जो हमारी डुअल गवर्नमेंट थी या हिंदी में जिसको हम दोहरी सरकार कहते हैं, इसको इन्होंने क्या कर दिया था? ख़त्म कर दिया था। कैसे कैसे इसका एंड करा था? बाय रेगुलेटिंग एक्ट। ये क्या कर रहे थे? 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट लाए थे जिसके थ्रू क्या था कि जो डुअल गवर्नमेंट थी उसका क्या कर दिया गया था? एंड कर दिया गया था। ठीक, तो इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि डुअल गवर्नमेंट का एंड किसने करा था? वॉरेन हेस्टिंग ने करा था। ठीक है, कब हुआ था? 1773 में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में हुआ था। क्लियर है? तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाते हैं। अगर मैं थोड़ी सी डुअल गवर्नमेंट के बारे में बात करूं तो डुअल गवर्नमेंट है क्या? डुअल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो डुअल गवर्नमेंट जो है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम दोहरी सरकार भी कहते हैं। दोहरी सरकार क्या है? इसमें 2 कंपोनेंट है। 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं दीवानी और एक दूसरा पार्ट है इसका जिसको हम कहते हैं निजामत। ठीक है, तो दीवानी जो है, दीवानी पार्ट जो है ये क्या है? ये रेवेन्यू एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है। ये क्या है? ये रेवेन्यू एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है। और ये जो निजामत वाला पार्ट है ये पुलिस एंड क्राइम वाला पार्ट है। ठीक है, पुलिस एंड क्राइम वाला पार्ट है। तो इसमें क्या था कि जैसे जो हमारी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट दे दिया गया था, उसको ये अधिकार दे दिया गया था कि वो यहाँ के लोगों से क्या कर पाए? रेवेन्यू, कर वसूली कर पाए। ठीक है, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसके हाथ में थी? निजामत के हाथ में थी। निजामत यानी निजामत किसको कहते हैं? नवाब ऑफ बंगाल। यहाँ पे नवाब ऑफ बंगाल के पास क्या था? निजामत था, जिसके पास ये कुछ क्या थी? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी। रेवेन्यू या कर वसूलने की पावर जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में थी, और जो नवाब ऑफ बंगाल थे उसके पास क्या थी? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी। जैसे पुलिस का काम हो गया, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई, उन सब का काम हो गया। तो एक्चुअल में जो असली पावर थी इस पूरी चीज़ को कंट्रोल करने की, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के हाथ में ही थी। नवाब ऑफ बंगाल के पास ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं और क्या क्या हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर एक आता है, विलियम जोन्स का नाम काफ़ी आता है। क्यों आता है? क्योंकि इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की क्या करी थी? स्थापना करी थी। विलियम जोन्स ने क्या करा था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी। इनके टाइम पर 2 वॉर हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। पहला वॉर जिसको हम कहते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1776 से 82 तक हुआ था, और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 84 तक हुआ था। तो कभी कभार जब थोड़ा डीप में हम जाते हैं तो एसएससी में ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था, एंग्लो मैसूर वॉर किसके रीजन में हुआ था। तो किसके टाइम पर हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर हुआ था। ठीक है, ठीक। अब इसके अंदर मैं कुछ आपको फैक्ट्स बता देता हूँ जो आपको जानना जरूरी है और इसके पूरे पूरे चांस रहते हैं कि ये आ सकता है। पहला क्या है? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है? लॉर्ड क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे। इनकी ये टाइमिंग है। फिर उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। फिर उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया
कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। फिर उसके बाद आता है फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस पहले भारतीय कौन थे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे? वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ये जितने भी पॉइंट हमने करे जिसमें 6 लाइन्स हैं, इन 6 में से आप किसी एक को भी नहीं छोड़ सकते, ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नर जनरल हु एबॉलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती। मतलब वो गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो वो कौन थे? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने क्या करी थी? सती प्रथा पर रोक लगा दी थी, उसको क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। ठीक है, तो इसमें कुछ हम फैक्ट्स देखते हैं इसके। तो सबसे पहली बात, जो ये विलियम बेंटिक थे ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, जो किसके थ्रू? चार्टर एक्ट 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था उसके थ्रू ये क्या बन गए थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे। ठीक है, इन्होंने और क्या क्या करा था? इन्होंने प्रोहिबिशन ऑफ सती, मतलब सती प्रथा पर रोक लगाई थी। एलिमिनेशन ऑफ ठग्स, ठग्स जो था उनका एलिमिनेशन क्या था? हटाया था। और उसके बाद क्या करा इन्होंने? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इंग्लिश जो होगी हमारी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, या जो हायर क्लासेस हैं वहाँ पर क्या कराया जाएगा? इंग्लिश को पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश को मेन लैंग्वेज बनाया जाएगा। ये किसके रिकमेंडेशन पर, कौन से गवर्नर जनरल ने क्या करा था? लागू करा था। ये किसके रिकमेंडेशन पे करा था? मैकेलॉयस रिकमेंडेशन पर विलियम बेंटिक ने क्या करा था? लागू करा था। क्लियर है? ठीक, तो इस पे 2-3 क्वेश्चन यही बनते हैं कि किसके रिकमेंडेशन पे? मैकेलॉयस के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज को? इंग्लिश को। कौन से गवर्नर जनरल ने? विलियम बेंटिक ने करा था। इन्होंने और क्या करा था? जैसे काफ़ी ज़्यादा जो हमारी इंडिया में फीमेल इन्फेंटिसाइड्स होते हैं, मतलब जो लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, या जो चाइल्ड सेक्रीफाइस होते हैं, बाल हत्या होती है, ठीक है, तो इन सब को भी उन्होंने क्या करा था? बहुत कम करा था, कम कर दिया था काफ़ी हद तक। उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच गवर्नर जनरल वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। मतलब कौन से गवर्नर जनरल है जिन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहा जाता है? किन्हें कहा जाता है? लॉर्ड रिपोन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक, तो सबसे पहली बात इसमें यह आती है कि व्हाट इज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है क्या? तो इसका तो पता ही होगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नाम से ही पता चल रहा है, स्थानीय स्वशासन। मतलब क्या है कि ये जो भी एरिया है उस एरिया को कंट्रोल करने के लिए कोई लोकल बॉडी होगी, मतलब वहीं की ही क्या होगी? गवर्नमेंट होगी, वहीं की ही क्या होगी? बॉडी होगी, बाहर का कोई नहीं होगा। तो इसी को क्या कहते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। और इस आइडिया को किसने इंट्रोड्यूस कराया था? इस आइडिया को लॉर्ड रिपोन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इनके टाइम पर और क्या आया था? इनके टाइम पर आया था फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, मतलब पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में। किसके टाइम पर आया था? लॉर्ड रिपोन के टाइम पर आया था। इसमें क्या हुआ था? इसमें ये था, पहले ये था कि कोई भी वर्कर है वो फैक्ट्री वगैरह किसी भी मिल में काम कर रहा है, वो काम करता रहता है, जब तक वो थक नहीं जाता तब तक उसकी जगह पर कोई दूसरा आकर काम नहीं करता था। तो इस चीज़ पर क्या कर दी थी? रोक लगा दी गई थी और एक लिमिटेशन वर्क आवर दे दिया गया था कि आप किसी भी लेबर से, मजदूर से इतना ही काम करवा सकते हो। तो ये क्या था? ये फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट था जो कब आया था? 1881 में आया था। आपको इसकी मतलब जो सन है ये भी याद रखना है और इसका एम क्या था ये भी याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड पॉइंट है रिपेल्ड द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है उसको किसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। किसने खत्म करा था? लॉर्ड रिपोन ने करा था। तो ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है क्या और इसको कौन लेकर आया था, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की अगर हम बात करें, ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था कि जैसे जो रीजनल लैंग्वेज होती थी, जैसे मान लो बंगाली हो गई या हमारी हिंदी हो गई या मराठी हो गई, तो इन रीजनल लैंग्वेज में क्या छपते थे? न्यूज़पेपर छपते थे। तो इनमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिनका पता ब्रिटिश सरकार को नहीं लग पाता था, या ब्रिटिश सरकार कोई सी भी नई पॉलिसी लाती थी तो उनका बहुत ज़्यादा ही क्या करा जाता था? क्रिटिसाइज़ किया जाता था, बहिष्कार किया जाता था। और लोग क्या होते थे? इकट्ठे होते थे, एकजुट होते थे कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है। तो सरकार ने इस चीज़ को रोकने के लिए क्या करा था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाए थे।
जिसके थ्रू जो हिंदी के न्यूज़पेपर्स हैं या कोई लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स हैं उनको क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था कि वो नहीं छापे जाएंगे, इंग्लिश में ही क्या होगा, न्यूज़पेपर चलेगा। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया कौन था, लॉर्ड लिटन इसको लेकर आए थे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है जिसको हम कहते हैं इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। अब ये क्या है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या है? इल्बर्ट बिल, सबसे पहली बात इसके अंदर क्वेश्चन ये आता है कि इल्बर्ट बिल कौन से सन में आया था। ये 1883 या 1883 में आया था। ये किसके टाइम पर आया था? लॉर्ड रिपन के टाइम पर आया था। अब ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है क्या? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ये है कि इल्बर्ट बिल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितने भी मतलब मान लो जो आपके इंडिया के न्यायाधीश हैं, जो भारतीय न्यायाधीश थे, उनको इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि ये अधिकार मिल गया था कि वो क्या कर पाएँ, जो हमारी दूसरी वो हैं जैसे यूरोपियन हो गया, यूरोपियन के जितने भी लोग हैं या उनका जो भी क्राइम है या उनका जो भी केस है उसको वो क्या कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। ये अधिकार भारतीय न्यायाधीश को मिल गया था। तो इससे क्या थे, जो यूरोपियन लोग थे वो खुश नहीं थे काफ़ी ज़्यादा। तो खुश ना होने की वजह से उन्होंने इस बिल का क्या कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ था। तो इसके चलते क्या हुआ था, इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया गया था और यही क्या है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है। लेकिन इस बिल का एम ये था कि जो इंडिया की न्यायपालिका है और जो यूरोपियन की न्यायपालिका है इसके अंतर को ख़त्म करना था। लेकिन ये क्या हो जाता है, कुछ और तरीके से क्या होता है, रिप्रेजेंट हो जाता है, जिसके थ्रू इंडियंस जो थे उनको ये लगने लगता है कि हमारे साथ हमें कभी भी ब्रिटिश में जो मतलब क्या कहते हैं, जो अंग्रेज़ हैं उनके बराबरी का दर्जा हमें कभी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आज के क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। और इसके पीडीएफ्स के लिंक या फिर हमारे करंट अफेयर के कंपाइलेशंस हैं उसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।